हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्याफ्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें काफ़ी मदद करने वाली हैं। क्योंकि इन 5 पॉइंट्स की वजह से कभी कभी जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है, और रिजेक्शन के टाइम पे जो जीएसटी के ऑफिसर हैं वो आपको एक नोटिस जारी करते हैं जिसमें कि वो प्रॉपर ग्राउंड मेंशन करते हैं कि किसके वजह से आपका जीएसटी का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है। तो उसमें जो पॉइंट मेंशन करते हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपका जीएसटी एप्लीकेशन रद्द होने के बाद जो शो कॉज नोटिस आती है उसमें भी ये पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करिएगा ताकि उन पॉइंट्स को अच्छे से हम समझ सकें और जान सकें, ताकि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन में कोई दिक्कत ना आ सके। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और यदि आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे चैनल पे आते हैं और वीडियो वॉच करते हैं लेकिन वो सब्सक्रिप्शन नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, आपका क्या जाता है, एक सब्सक्रिप्शन यदि आप देते हो तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे यदि आप हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन 5 पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता था, जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय जब आप एप्लीकेशन देते हो तो आपको इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसमें पहला पॉइंट है लीगल नेम एंड ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस, एंड सेकेंड पॉइंट इज रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यानी कि किस कारण से आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट है प्रमोटर और पार्टनर, बिजनेस का प्रमोटर कौन है और पार्टनर का जो भी डिटेल है वो डालना है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और बैंक डिटेल्स ऑफ टैक्स पेयर। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। जब आप अपना टीआरएन नंबर डालते हैं तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड आता है जिसमें कि आपको बिजनेस डिटेल्स में क्या डालना है। देखिए यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस और ट्रेड नेम, यहाँ के लीगल नेम ऑफ बिजनेस में अंगद जगदीश प्रसाद अरोरा लिखा हुआ है, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये इंडिविजुअल पर्सन है और ये प्रोप्राइटरशिप में अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो यदि आप एक प्रोप्राइटरशिप में यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पैन कार्ड पे जो नंबर है वो लीगल नेम में हो जाएगा, और ट्रेड नेम में जो आपने अपने बिजनेस का नाम सोचा है वो ट्रेड नेम आप इसमें डालेंगे। और यदि आप एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी बिजनेस का पैन कार्ड बना है वो नाम आ जाएगा, और जो ट्रेड नेम आप डालना चाहते हो वो नाम डाल देंगे। तो कंपनी के केस में भी यही सिचुएशन है। तो ट्रेड नेम और लीगल नेम दोनों अलग अलग होता है। कई बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेड नेम और लीगल नेम दोनों एक ही डाल देते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सेकेंडली, आपको यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर दिख जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है और स्टेट का नाम डालना है। ठीक है, ये डिटेल आप डालेंगे अपने डिटेल्स ऑफ बिजनेस में। सेकेंड जो पॉइंट हमारा है वो है कि किस कारण से आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त बहुत सारे रीजंस दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें है कि थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कुछ लिमिट्स दी हुई है। यदि गुड्स की सप्लाई आप करते हैं तो यदि आपके गुड्स की जो लिमिट है 40 लाख के ऊपर क्रॉस करती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो क्या उसकी वजह से आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, या फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, या फिर लाइबिलिटी टू पे एज रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि या क्या आप जो है इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप जीएसटी पे करना चाहते हैं इसलिए आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें वॉलंटरी बेसिस का भी दिया हुआ है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। तो इसमें ढेर सारे रीजन्स दिए हुए हैं, तो आपको ऊपर जो भी रीजन्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, जनरली बहुत सारे लोग वॉलंटरी बेसिस पे लेते हैं तो उन्हें वॉलंटरी बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो रीजन बहुत ज़रूरी है डालना, क्योंकि रीजन के बेसिस पे ही आपका जो एप्लीकेशन वो आगे फॉरवर्ड होता है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स पार्टनर्स का डिटेल। तो प्रमोटर्स कौन होता है, जो बिजनेस को प्रमोट करता है। यदि आप एक इंडिविजुअल हो और आप प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल रहे हो तो आप खुद उसके प्रमोटर हो, तो एक प्रोप्राइटर ही उस बिजनेस का प्रमोटर हो जाता है। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर्स प्रमोटर बन जाते हैं, और यदि कोई कंपनी है तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रमोटर हो जाते हैं। तो जैसी डिटेल होती है, तो प्रमोटर के केस में आपको आना है
प्रमोटर्स में डिटेल में आपको क्या क्या डालना होगा, तो इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन में जैसे आप एक प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको अपना नाम डालना है और यहाँ लास्ट नेम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना जो भी जेंडर है, इसके बाद स्टेट डेजिग्नेशन और स्टेटस। बिजनेस में आपका डेजिग्नेशन क्या है, क्या आप जो है बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं, तो प्रोप्राइटरशिप में यदि कोई रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसका डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर ही होगा, और यदि कोई पार्टनर है तो उसका क्या डेजिग्नेशन वो यहाँ डालेगा, यदि कोई कंपनी में है तो वो डालेगा। कंपनी के केस में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर डालना होगा उस बंदे का, और यहाँ आधार नंबर डालना होगा और रेजिडेंशियल एड्रेस डालना होगा। तो रेजिडेंशियल एड्रेस में ये सारे डिटेल है जो आपको सबमिट करने होंगे, और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा आपको, जिस भी व्यक्ति का आप यहाँ पे डाल रहे हो उसका यहाँ फोटो आपको अपलोड करना होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो यदि किसी और को यदि आप ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको चेक कर दीजिएगा, और यदि आप खुद ऑथोराइज सिग्नेटरी होना चाहते हैं तो ये नो पे रहेगा, और इसको करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू से आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यदि आप किसी को ऑथोराइज सिग्नेटरी यदि आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे उस व्यक्ति का डिटेल आप फर्निश करेंगे, उसका नाम डालेंगे और उसके फादर का नाम डालेंगे, ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे, डिटेल जो भी फर्निश करेंगे, और उनका डेजिग्नेशन क्या है उस कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में, और परमानेंट अकाउंट नंबर और उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, और डॉक्यूमेंट जो भी आप इसमें अपलोड कर देंगे। तो ये है किसी को ऑथोराइज सिग्नेटरी आप अपॉइंट करते हो तो। यदि नहीं करते हो तो ये वाला ऑप्शन आपका जो पहले आपका ये जो ऊपर हमने दिखाया था ये वाला आपका ऑटोमेटिक को ले लेगा, यहाँ पे जो भी बंदे का नाम आप सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक इसमें ले लेगा, यहाँ फीड करने की जरूरत नहीं है। जो थर्ड पॉइंट है सॉरी फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है जीएसटी में, कि यदि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो एक ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां से कि आप अपने गुड्स और सर्विस को सप्लाई करते हो या फिर जहां से आप बिजनेस को कंडक्ट करते हो वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है। तो इंडिविजुअल के केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का यही मतलब होता है, लेकिन यदि कोई कंपनी है तो उसके लिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जिस जगह से कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करती हो, या फिर कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं और जो भी टॉप मैनेजमेंट है जहाँ से वो मतलब बिलोंग करते हो वो स्टेट जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की कैटेगरी में आता है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको एड्रेस डालना है, तो उसका फ्लोर नंबर और ये सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारी डिटेल आपको डालनी है, और सर्किल और वार्ड सेलेक्ट करना है, कमिश्नरेट डिवीजन और रेंज सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, यानी जो जिस प्रीमाइसेस में आप बिजनेस कर रहे हो उसकी पोजीशन, यानी जो पोजीशन आप लिए उसकी नेचर क्या है, क्या वो एक रेंटेड प्रॉपर्टी है या आपकी खुद की प्रॉपर्टी है जिसमें कि आप बिजनेस कर रहे हैं, या आपने कोई लीज पे ले रखा है। तो तीनों की कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स अलग अलग अपलोड होंगे। यदि आप रेंटेड प्रॉपर्टी में यदि हैं तो उसके लिए रेंट का एग्रीमेंट चाहिए होगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका तो वो चाहिए होगा, एनओसी चाहिए होगा। लेकिन यदि आप खुद के प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में ये देखना है कि जो बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है उसका ओनर कौन है। यदि आप खुद उसके ओनर हैं तो प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा, ये अपलोड करनी होगी डॉक्यूमेंट्स में। और यदि आप प्रॉपर्टी आपके फादर के नाम पे या कोई वाइफ के नाम पे है तो उस केस में आपको वाइफ का एक एनओसी लगेगा या फादर का एनओसी लगेगा, लेकिन वो एनओसी नोटराइज्ड होना चाहिए, क्योंकि यदि आप नोटराइज नहीं कराते हैं तो आपका जीएसटी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको नोटराइज करा करके ही भेजना होगा, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो। तो तीनों के केस में आपको डॉक्यूमेंट्स को भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद जो बिजनेस एक्टिविटी है जो आप करना चाहते हैं उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से आप क्या करना चाहते हैं इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका अप्लीकेबल है, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी हो आप इसको सेलेक्ट करके आप सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है बैंक डिटेल्स ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का बैंक डिटेल्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि 27 सितंबर 2018 के बाद ये ऑप्शनल हो गया था। उसके पहले तो मैंडेटरी डालना पड़ता था, लेकिन उसके बाद से ऑप्शनल हो गया था। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उस समय बैंक डिटेल्स आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, आप बाद में
बाद में भी उसको सबमिट करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के समय में आपको ज़रूरी नहीं कि आपको डालना ही पड़े। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो तो आपका जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है तो उसके बाद 15 दिन के भीतर जब भी आप फर्स्ट लॉगिन करते हो अपने आईडी पासवर्ड से जीएसटी पोर्टल पे, तो आपको हमेशा ये प्रॉम्प्ट करेगा कि आप अपना जो है बैंक का डिटेल आप सबमिट करिए, ठीक है। और ये जो बैंक का डिटेल है वो आपको नॉन कोर अमेंडमेंट फील्ड में आपको मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप अपना बैंक का डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं, जिसमें कि अकाउंट नंबर डालना होगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, आईएफएससी कोड डालना होगा, और उसका जो बैंक का डिटेल है वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट्स है जो कि आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के समय बहुत ही ज़रूरी है ध्यान में रखना, क्योंकि इसी में से कई बार मिस्टेक हो जाने से चलते आपका जो एप्लीकेशन है वो जीएसटी ऑफिसर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक हो गया, या प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें जो स्टेट नेम डाल रहे हैं और जो एड्रेस आप डॉक्यूमेंट में दे रहे हैं वो एड्रेस मिसमैच करता है, तो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल while you are submitting your GST applications and furnishing all the information, putting all the information in GST application। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियो को अंत तक वॉच किए।